जब भी हम एवरेस्ट जैसे खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ाई की बात करते हैं तो अक्सर मेल क्लाइंबर्स का ही जिक्र होता है। मोस्टली उनके ही रिकॉर्ड्स की चर्चा होती है। लेकिन क्या आपने किसी फीमेल क्लाइंबर के अनबिलीवेबल रिकॉर्ड के बारे में सुना है? मैं बात कर रही हूँ लकपा शेरपा की। Life hurt me. Everest fixed my soul. जहाँ लोग एक बार एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना देखते हैं, वही लकपा शेरपा दुनिया की अकेली एक ऐसी महिला जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई 10 बार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 1973 में मकालू गांव के एक गुफा में जन्मी यह शेरपा, जिन्हें कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला और एक एब्यूजिव मैरिज का भी सामना करना पड़ा, वो आखिर इस ऊंचाई तक कैसे पहुंची? Like a magic. लकपा अपने 11 भाई बहनों में से एक थी। जहां वो रहती थी उस वक्त नेपाल के कई रिमोट हिमालयन रीजन्स में एजुकेशन की उतनी फैसिलिटीज नहीं थी। जहां कुछ स्कूल थे भी, लेकिन वहां लड़कियों को स्कूल जाना अलाउ नहीं किया जाता था, क्योंकि उनकी सोसाइटी में यह बिलीव था कि लड़कियों का काम घर का काम संभालना और परिवार की देखभाल करना है, पढ़ाई लिखाई करना नहीं। लकपा खुद छोटी उम्र में अपने छोटे भाई को रोज 2 घंटे कंधे पर उठाकर स्कूल ले जाती थी और वापस लाती थी, ताकि एटलीस्ट उसे एजुकेशन मिल सके। उनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ा लिखा तो नहीं पाए, लेकिन उन्हें शेरपा कल्चर और माउंटेन लाइफ की बेसिक्स के बारे में सिखाया, जहां हार्ड वर्क और रेजिलियंस सबसे जरूरी था। लकपा ने अपनी क्लाइंबिंग करियर की शुरुआत 15 साल की उम्र में एक पॉटर के रूप में किया, जहां उन्होंने एवरेस्ट की ढलानों पर 100 किलो तक का हैवी लोड कैरी किया। My secret life. I love it. अब यहाँ भी लोगों ने उनके इस काम के ऊपर कई सवाल उठाए, क्योंकि वहाँ के लोग मानते थे कि यह काम औरतों का नहीं बल्कि आदमियों का है, इसलिए लोग उन्हें टॉमबॉय कहने लगे। लकपा ऐसे लोगों से घिरे रहने के बावजूद पहली बार 2000 में नेपाली वुमेन मिलेनियम एक्सपीडिशन को ज्वाइन किया। इस एक्सपीडिशन का मकसद था नेपाली महिलाओं को एवरेस्ट सबमिट कराना और एक नया इतिहास रचना। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। एक्सपीडिशन के दौरान जब मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो बाकी फीमेल क्लाइंबर्स ने वापस लौटने का डिसीजन ले लिया, लेकिन लकपा कहाँ हार मानने वाली थी। उन्होंने अकेले ही इस एक्सपीडिशन में आगे बढ़ने का ठाना। हालांकि ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर अकेले आगे बढ़ना एक्सट्रीमली रिस्की माना जाता है, स्पेशली फॉर अ वुमेन। 18 मई 2000 को उस जबरदस्त हिम्मत और डिटर्मिनेशन के दम पर लकपा शेरपा ने एवरेस्ट की चोटी पर अपना पहला कदम रखा, और सिर्फ सबमिट ही नहीं किया, बल्कि वो पहली नेपाली वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सक्सेसफुली सबमिट किया और जिंदा वापस आई। यह उनकी पहली सक्सेस थी। उन्होंने खुद बीबीसी को एक इंटरव्यू में कहा था, आई फेल्ट लाइक आई हैड चेंज्ड द शेरपा कल्चर, द स्टेटस ऑफ शेरपा वुमेन एंड नेपाली वुमेन। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई हैं। साल 2000 में काठमांडू में लकपा की मुलाकात एक रोमानियन अमेरिकन क्लाइंबर ग्योर्गी डिजमार्स्की से होती है। ग्योर्गी भी एक एक्सपीरियंस्ड माउंटेनर थे। उन्होंने भी कई बार एवरेस्ट सबमिट किया था। जब वो दोनों मिले तो उन्होंने शादी करने का डिसीजन ले लिया और 2002 में उनकी शादी हो गई। लकपा अपने नेपाल के घर को छोड़कर अपने हस्बैंड और 2 बेटियों के साथ अमेरिका आ गई। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था। लकपा और ग्योर्गी साथ में 5 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। वो दोनों एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले मैरिड कपल भी बने। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ग्योर्गी का व्यवहार एब्यूजिव होता चला गया। Beat everybody. One guy need to go back hospital in Romania because just one punch in the hip broke 2 ribs. He can't look like bad weather. Look like thunder. Look like a bullet. George yelling. Punch me. She was unconscious, and I saw him dragging her out of the tent, and I start making photographs. 2004 में एवरेस्ट के बेस कैंप पर, जहां माइकल कोडास नाम के एक रिपोर्टर ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे ग्योर्गी ने लकपा को पीटा और वो बेहोश हो गई। I'm very ashamed of myself. I want to die. I want to go die. And I remember, my God is waiting. My baby, Sunny.
not ready to die. I'm not ready. इस घटना का जिक्र कोडास की किताब हाई क्राइम्स में भी है। एक तरफ एवरेस्ट जैसे पहाड़ पर वो अपनी जिंदगी की बाजी लगा रही थी तो दूसरी तरफ घर पर उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ रहा था। एक इलिटरेट इमाइग्रेंट होने की वजह से अमेरिका में उनके लिए मदद ढूंढना और अपनी बात को किसी के सामने रखना और भी चैलेंजिंग था। अपने पर्सनल लाइफ से परेशान रहने की वजह से लक्पा ने 2006 के बाद 8 सालों तक कोई भी समिट अटेम्प्ट नहीं किया। 2012 में ग्योर्गी का बिहेवियर और ज्यादा वायलेंट हो गया। उन्होंने लक्पा को इतना मारा कि इमरजेंसी रूम तक जाना पड़ गया। My dad just took her hair. My head did, he go double beer. जब उन्हें होश आया तो फाइनली उन्होंने हिम्मत जुटाई और वहां से निकली। उन्होंने हॉस्पिटल के एक सोशल वर्कर से मदद ली और लक्पा और उनकी दोनों बेटियां एक लोकल शेल्टर में चली गईं। वो वहां लगभग 8 महीने तक रहीं, अपनी जिंदगी और फ्यूचर को दोबारा बनाने की कोशिश करती रहीं। उन्होंने अपनी बेटियों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए कई छोटे मोटे जॉब्स किए, जैसे 7-Eleven स्टोर में काम करना या होल फूड्स में बर्तन धोना। वो इन सब मुश्किलों के बीच अपनी क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस करती रही, क्योंकि उनके लिए माउंटेन सी एक ऐसा मरहम था जो उनके जख्मों को भर सकता था। The sun take all my bad energy by Doreba sun. And I have good energy comes in after I go back. लक्पा के लिए इस बार भी पहाड़ वही था, लेकिन मकसद अलग। क्योंकि वो अपनी पति से सेपरेट हो चुकी थी तो उनके पास कोई बड़े स्पॉन्सर्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी सेविंग्स और छोटे मोटे डोनेशन से पैसे जमा किए और इस एक्सपीडिशन पर निकल पड़ी। 25 अप्रैल को वो एवरेस्ट की बेस कैंप तक पहुंच चुकी थी और समिट के लिए प्रिपरेशंस कर रही थी। उन्हें उम्मीद था कि इस बार वो एक और रिकॉर्ड बना पाएंगी और अपनी जिंदगी को एक नया डायरेक्शन दे पाएंगी। लेकिन इस दिन जैसे ही वो समिट के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही नेपाल में एक भयानक अर्थक्वेक आया, जिससे पूरे देश में तबाही मच गई और इसका गहरा असर एवरेस्ट पर भी पड़ा। अर्थक्वेक के झटके से माउंट पुमोरी की तरफ से एक विशाल एवलांस एवरेस्ट बेस कैंप की तरफ आ गया और लक्पा की आंखों के सामने ही एवलांस ने एवरेस्ट बेस कैंप को तबाह कर दिया। सप्लाईज बिखर गई और मैदान में हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। इस हादसे में करीबन 18 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। इस भयंकर हादसे के बाद नेपाल और चाइना की गवर्नमेंट्स ने उस साल की क्लाइंबिंग सीजन को तुरंत रद्द कर दिया और जिसकी वजह से लक्पा और बाकी क्लाइंबर्स को वापस लौटना पड़ा। ये अर्थक्वेक सिर्फ नेपाल में ही नहीं बल्कि लक्पा की जिंदगी में भी आया। वो इतने साल के संघर्ष के बाद वापस एवरेस्ट पर आई थी, लेकिन उनका कमबैक अधूरा रह गया। इतना सब कुछ अपनी जिंदगी में देखने के बाद भी वो औरत जो पहाड़ों में ही पली बड़ी, जिसने स्कूल से नहीं बल्कि नेचर से सब कुछ सीखा, अपने जीवन के हर चुनौतियों से लड़ी, वो शेरपा इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। इस हादसे के बाद उनका एवरेस्ट पर चढ़ने का जुनून और बढ़ गया। फिर से उन्होंने अपनी सेविंग्स और डोनेशन के पैसों से 2016 में अपना 7th समिट अटेम्प्ट किया और इस बार वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रही। उनका नाम सबसे ज्यादा बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला के रूप में जाने जाने लगा। फिर भी वो क्या रीजन था जिसकी वजह से वो अपना 10th समिट भी पूरा करना चाहती थी? Why I summit mountain every 10 times? Because I want to change the Sherpa woman life. वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव करने के बाद भी लक्पा को कोई बड़े स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे थे। वो अभी भी फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया। इस अभियान के जरिए उन्होंने जरूरी फंड इकट्ठे किए और फिर 12 मई 2022 को 10th समिट करने का फैसला लिया। इस मुश्किल सफर में लक्पा के साथ कुछ फिल्म क्रू मेंबर्स भी थे जो उनकी लाइफ पर बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म माउंटेन क्वीन द समिट्स ऑफ लक्पा शेरपा की शूटिंग कर रहे थे, ताकि उनकी यह संघर्ष भरी कहानी दुनिया तक पहुंच सके। लक्पा 12 मई को जब समिट पर पहुंची तब मौसम और पहाड़ की कंडीशन वर्स्ट स्टेट में थी। उन्होंने हाई विंड्स और एक्सट्रीम कोल्ड का सामना किया। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी इस एज में उन्होंने अपना 10th समिट पूरा किया बिना किसी सपोर्ट के।
लखपा की जिंदगी हर उस इंसान की जिंदगी को इंस्पायर कर सकती है जिन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी उनकी प्रॉब्लम्स की वजह से खत्म हो गई है, अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लखपा का बचपन से पैशन और सपना सिर्फ माउंटेन्स था, जिसे वो अपना डॉक्टर मानती है। आज भी वो माउंटेन्स पर क्लाइंबिंग कर रही है और अपनी जिंदगी को खुल के जी रही है। लखपा के साथ माउंट एवरेस्ट तक का सफर अभी यहीं खत्म नहीं होता है। एक और शख्स है जिनसे मिले बिना अगर आप इस वीडियो को छोड़कर चले गए तो शायद आप एवरेस्ट की जर्नी का एक इम्पोर्टेंट लेसन मिस कर दोगे। मैं बात कर रही हूँ भारत की बेटी अरुणिमा सिन्हा की। के बेड से डिसाइड किया कि लाइफ का सबसे टफ गेम करना है। अरुणिमा का जन्म उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हुआ। उन्हें बचपन से ही फुटबॉल खेलना पसंद था और वो एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर भी थी। उनका सपना था कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करें। उनका सपना बस पूरा ही होने वाला था। उन्हें CISF की तरफ से एक लेटर आया जिसमें यह मैसेज था कि वो हेड ऑफ कांस्टेबल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब CISF को ऑफिशियली ज्वाइन करने के लिए उन्हें एक एग्जाम देना था, तो वो 12 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। जिस बोगी में वो थी उसी में कुछ चेन स्नैचर्स भी थे। उन चेन स्नैचर्स ने जब उन्हें लूटने की कोशिश की तब उन्होंने इसका विरोध किया, इसलिए उन बदमाशों ने उन्हें ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। जिस ट्रैक पे वो गिरी उसके नेक्स्ट ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी और देखते ही देखते यह रात उनकी जिंदगी का भयानक मोड़ बन गया। दूसरी ट्रैक पर आ रही ट्रेन ने उनकी टांगों को बुरी तरह से कुचल दिया। सारी रात वो उसी ट्रैक पर जख्मी हालात में पड़ी रही। सुबह उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स को उनकी जान बचाने के लिए उनकी लेफ्ट टांग को काटना पड़ा। उनकी राइट लेग में भी रॉड डाली गई। जब वो अस्पताल में बेड पर लेटी हुई अपने हालात से लड़ रही थी, उन्होंने अचानक से एक फैसला लिया। ये फैसला उन्होंने टीवी में माउंट एवरेस्ट को देख कर लिया। उन्होंने सोचा अगर ये लोग एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं तो मैं भी चढ़ूंगी। उन्हें दुनिया को यह दिखाना था कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इस फैसले के पीछे उनका मकसद सिर्फ पहाड़ चढ़ना नहीं था, बल्कि अपनी हार को जीत में बदलना था। उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। उनकी कोच एवरेस्ट पर सबमिट करने वाली पहली इंडियन वुमेन बछेंद्री पाल थी। उनकी ट्रेनिंग का सफर काफी दर्द से भरा था, क्योंकि एक प्रोस्थेटिक टांग के साथ चढ़ना नॉर्मल क्लाइंबर से कई गुना ज्यादा मुश्किल होता है। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने कई आइलैंड पिक्स पर क्लाइंबिंग की और फाइनली वो 1 मई 2013 को अपने प्रोस्थेटिक लेग के साथ माउंट एवरेस्ट की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने खुद बताया कि जैसे ही वो कदम बढ़ाती वैसे ही उनका प्रोस्थेटिक लेग बार बार बर्फ में धंस जाता था। उनकी राइट लेग की हड्डी अभी तक सही से जुड़ी भी नहीं थी और प्रोस्थेटिक लेग के एंकल कई बार घूम जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें रुक रुक कर उसे ठीक करना पड़ता था। इसी वजह से वो बाकियों के मुकाबले बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उनकी टांग पर लगा हुआ जेल कई बार निकल जाता था और खून निकलने लगता था। उनके इस हालात को देखकर बाकी क्लाइंबर्स और शेरपा ने उन्हें आगे बढ़ने से मना किया, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं थी और इसी जज्बे के साथ वो आगे बढ़ती रही। 20 मई 2013 की शाम वो एवरेस्ट के साउथ कोल कैंप 4 तक जा पहुंची और फिर वो उसी रात समिट के लिए साउथ कोल से निकल गई। उन्होंने बताया कि जैसे ही वो वहाँ से आगे बढ़ी, जिधर भी उनकी हेडलाइट जाती उधर क्लाइंबर्स की डेड बॉडीज दिखती। वो ये सब देखकर काफी सहम गई और 15 मिनट तक वहीं खड़ी थी। फिर उन्होंने तय किया कि इन सब के लिए वो सबमिट जरूर करेंगी। अब उनका इरादा और पक्का हो गया था। उन्होंने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया। टोटल 17 घंटे वो कंटिन्यूअस बिना रुके आगे बढ़ती रही। जब वो सबमिट के बिल्कुल करीब हिलरी स्टेप तक पहुंच चुकी थी, तभी उनके शेरपा ने सबमिट करने से उन्हें मना कर दिया और वापस लौटने को कहा, क्योंकि अरुणिमा का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहा था। अब अरुणिमा सबमिट से मात्र कुछ ही स्टेप्स पीछे थी। उन्हें डिसीजन लेना था कि वो सबमिट के लिए आगे बढ़े या ना। उनके दिमाग में बार बार अपनी कोच और अपनी माँ की एक बात याद आ रही थी। इसी बात को ध्यान करते हुए उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला लिया और फाइनली 1 घंटे के बाद वो एवरेस्ट के टॉप पर खड़ी थी। उस दिन 21 मई की सुबह उन्होंने इतिहास रच दिया। वो दुनिया की पहली ऐसी एम्प्यूटी बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा लहराया। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। दोस्तों, कहने को शायद ही ये पॉसिबल था कि बिना पैरों के माउंट एवरेस्ट भी चढ़ा जा सकता है, लेकिन अरुणिमा के इस सफर ने ये साबित कर दिया है कि इंसानी हिम्मत और जुनून के आगे कोई भी फिजिकल लिमिटेशन नहीं होती। अरुणिमा आज दुनिया के ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक पर सबमिट कर चुकी है। उनके इस अचीवमेंट को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। आज की इस वीडियो में इन हीरोज से मिलने के बाद आपको कैसा लगा और क्या अब भी आपके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड एग्जिस्ट करता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अंटिल देन कीप स्प्रेडिंग नॉलेज। धन्यवाद।